रविवार सुबह 10:45 पर ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरता है तो तबाही की यह तस्वीर देखकर पूरा देश सोचने लगा अब आगे क्या होगा। ये तस्वीरें देख रविवार की सुबह लोगों के मन में ख्याल आने लगा कैसे बचाव का काम होगा, कैसे यहाँ तक राहत पहुँचेगी, मौत के इस काले उफान को पार करके कैसे जिंदगियां बचाने की जंग शुरू होगी। कुछ ही घंटे के भीतर कैसे राहत और रक्षा के लिए जवान उतरे, कैसे राहत की उड़ान भरी गई, कैसे आपदा प्रबंधन की दौड़ भाग शुरू हुई, ये हम आपको दिखाएंगे क्योंकि चुनौती थी सबसे बड़ी उस टनल को खोलना जिसे ग्लेशियर टूटने के बाद वही मिट्टी और पत्थरों की गाद ने बंद कर दिया था। टनल क्या है? बंद है? टनल बंद है, खुला है? पूरा भर गया, टनल बंद हो गया, सारे आदमी कोई पता नहीं है भाई। जिंदगी की वो टनल कैसे खोली गई होगी क्योंकि ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने के बाद बहाव तो इतना तेज था कि पुल और दूसरे निर्माण कागज की तरह बहने लगे थे। कौन गया? सभी डिब्बों लेकिन आपदा में जिंदगी बचाने का प्रबंधन तुरंत शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम से बात की, गृह मंत्री ने वायुसेना को अलर्ट किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तुरंत आपदा की जगह पर निकल पड़े। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से निगरानी करने पहुंचे। श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस आपदा में सबसे बड़ा चैलेंज था फंसे हुए लोगों तक पहुंचना, क्योंकि खबर मिली थी कि रैणी गांव में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास 120 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें टनल में 16 लोगों के फंस जाने की जानकारी मिली। सबसे पहले टनल खोलने की चुनौती पार करने के लिए आईटीबीपी के जवान उतरना शुरू हुए। आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम रस्सी से उतर रही है उस जगह पर जहां कुछ घंटे पहले ही मौत का सैलाब बहा। आईटीबीपी के 250 जवान बचाव करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि देखिए इन तस्वीरों को, ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वो टनल है जिसमें 16 कर्मचारी फंसे थे। टनल के भीतर पूरा मलबा भरा हुआ है जो नदी के साथ बहकर आया। इसी सुरंग से कैसे बाहर निकाला गया मजदूरों को, इस वीडियो को अब दोबारा देखिए। इसके साथ ही चमोली किसी जगह पर तलाश हुई, कहीं कोई मिट्टी और पत्थरों की गाद के नीचे दबा तो नहीं है। इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर 120 कर्मचारियों के रविवार दिन में रोस्टर के तहत काम करने की जानकारी सामने आई थी। हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा, तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो। ये राहत और बचाव का काम इसलिए तुरंत हो पाया क्योंकि ग्लेशियर के साथ तबाही के टूट कर आने की खबर मिलने के बाद तुरंत इंजीनियरिंग टास्क फोर्स समेत सेना के 100 जवान, आर्मी की 2 मेडिकल टीम, उत्तराखंड स्टेट रिस्पांस फोर्स की 7 टीम, उत्तराखंड पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की 3 टीम सब एक साथ रेस्क्यू के लिए सक्रिय हो गए। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है
वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम हिंडन एयरबेस से आगे बढ़ी थी, तो इस बीच उत्तराखंड के नीचे के इलाके में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था। सभी लोग सभी लोग हट जाएं और खुद को घाट से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। आपकी सेवा में तत्पर है। अलर्ट करना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि आशंका थी कि ऊपर से आता तेज बहाव कहीं किनारे पर रहने वाले लोगों के आशियाने और जिंदगी न बहा ले जाए। इस पूरी आपदा के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर ये अब तक रही कि आगे अलकनंदा नदी में पानी का स्तर तो बढ़ा, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने से जो उफान ऊपर उत्तराखंड में देखा गया वो नीचे आकर सामान्य हो गया, जिसके कारण आगे बाढ़ और नई तबाही की आशंका जन्म नहीं ले पाई। दिलीप सिंह राठौड़ और मंजीत नेगी के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली आज तक। कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। देहरादून में सुपर 130 हर्क्यूलिस विमान पहुंच चुका है और लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन अभी भी 24 से 48 घंटे का समय प्रशासन ये मानकर चल रहा है, जिसके बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। लेकिन सारी चिंताएं इस वक्त उन परिवारों के साथ हैं जिनके लोग लापता हुए हैं। 8 लोगों की मौत की अब तक खबर है, लेकिन इस दौरान कैसे अपनों की तलाश को लेकर जो कदम उठाए गए उन पर भी आप एक नजर डालिए। ये कैसा तूफान आ रहा है? वहाँ नीचे देखो। कहाँ नीचे? ओ भाई चट्टानें गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया? मशीन का है वो देखना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। आसमान टूटा सुना होगा, पहाड़ टूटा देखा होगा। ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आने से एक ही सवाल उठ रहा था, आगे नीचे क्या होगा अगर बहाव इतना ही तेज रहा तो। लेकिन इसके तुरंत बाद सबसे बड़ा फैसला लिया गया, टिहरी बांध पर पानी को रोक देने का फैसला, ताकि आगे पानी का वेग और तेज न रहे। इसीलिए टिहरी बांध पर पहुंचे आज तक संवाददाता दिलीप सिंह राठौड़ को सुनिए। टिहरी डैम का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि रोक लिया गया है यहाँ पर टिहरी डैम के जल को, जिससे आगे आने वाले समय में जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो या फिर वो हरिद्वार हो, वहां तबाही ना हो, क्योंकि अगर पानी एक साथ छोड़ा जाता है तो वहां आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि महाकुंभ का समय है 2021 का, 11 फरवरी को पहला स्नान है, तो वहां कार्य चल रहे हैं और उसकी वजह से कार्य को रोक दिया गया है। हर जगह से तट के पास रहने वाले लोगों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, खाली करवा लिया गया है। इसके बाद कैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक प्रशासन अलर्ट हुआ, इसकी तस्वीरें एक एक करके देखते जाइए। गढ़वाल के श्रीनगर में लोगों को तुरंत नदी के किनारे सावधान किया जाने लगा। हरिद्वार अलर्ट हो गया, हरिद्वार में लोगों को हटाया जाने लगा क्योंकि यहाँ पर कुंभ की तैयारी चल रही है। संपूर्ण घाट क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान करें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। यूपी में बिजनौर में नदी किनारे लोगों को माइक से अनाउंस करके सावधान रहने के लिए कहा जाने लगा। जोशीमठ में ग्लेशियर फट गया है, जिसके कारण गंगा नदी में बहुत भारी पानी और उसके साथ सैलाब आ रहा है। सभी लोगों को सूचित कर दें कि अपने खेतों में न जाएं। 2 बजे के बाद पानी आने की संभावना है। बुलंदशहर से लेकर उन्नाव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का अंदेशा देख प्रशासन सतर्क रहा। प्रशासन की सतर्कता ने लोगों को जागरूक रखा और गनीमत रही कि सुबह तबाही लाता सैलाब शाम तक अलकनंदा नदी में ज्यादा उफान नहीं पैदा कर पाया। फोन करके आप अपने घर को। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इसी क्षेत्र से आते हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई कि चमोली में इस तरह से ग्लेशियर फटा है और उसके बाद कैसे एक पूरा पावर प्रोजेक्ट उसमें तबाह हो गया उसकी जद में आकर, तो उन्होंने इस घटना को बेहद करीब से इस पर नजर बनाते हुए फौरी कदम उठाए। गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से उन्होंने बात की।
जिस तरीके से पानी नीचे आ रहा है और घाटी जो है वह चौड़ी होती जा रही है और पानी थोड़ा समतल होता जा रहा है, तो एक सुखद समाचार इस तरीके से अभी तक लग रहा है कि आगे जो इसकी तीव्रता थी, जो वेग था, वह भी कम हो रहा है और जो इसकी जो प्रलयंकारी जिस तरीके से लग रहा था, अब उसमें थोड़ा लगता है कि कंट्रोल है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे कम मानव जीवन की हानि हो। आगे जो नीचे घाट हैं उन सबको खाली करा दिया गया है। जो निचले स्तर पे लोग रहते हैं उनको ऊपर जाने के लिए कहा गया है। लगातार राज्य प्रशासन और जितने हमारे जिले पड़ते हैं उन सबका प्रशासन लग के कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने बहुत तीव्रता के साथ कार्य किया है। स्वयं मेरी केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस विषय पर लंबी बातचीत भी हुई है। उन्होंने तुरंत NDRF, भारतीय वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा। ITBP के जवान वहाँ लगातार हमारे काम कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। लार्जर एक सवाल ये भी है कि आगे हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, केदारनाथ हादसे के बाद अब ये जो एवलांच आया, ये जो पूरा बाढ़ आई है, इसके बाद एक जरूर हम लोगों को सबको विश्लेषण करना चाहिए कि पहाड़ों पे और जो ऐसे आपदा संभावित जो क्षेत्र हैं उस पे किस प्रकार से निर्माण किए जाए। नदी के किनारे, क्योंकि आप देखिएगा कि नदी के किनारे सारे कस्बे बने हैं, उस पर भी आगे आने वाले समय पे सोचना होगा कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होना है, किस प्रकार से वहाँ बसाहट होनी है नदी के आसपास। इस पे एक लार्जर बाद में हम लोग जब ये आपदा निकलेगी तो जरूर इस पे विचार करके इस पे कोई नीति हम लोगों को तैयार करनी चाहिए। अभी जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि आगे मानव जीवन की हानि कम से कम, जिन इलाकों में पानी आने वाला है वहाँ कैसे सावधानी बरती जाए। मैंने कहा ना आपको, अलकनंदा में जगह जगह पे घाट बने। अगर आप देवप्रयाग में देखेंगे, अगर आप श्रीनगर के आसपास देखेंगे कि नदी का किनारा है और कई जगहों पर घाट है, वहां पर लोग ना जाएं। जो लोग नीचे की तरफ रहते हैं वो ऊपर रहें। और पहले जैसी तरह की आशंका की जा रही थी कि बहुत ज्यादा पानी हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ आएगा, हरिद्वार और ऋषिकेश में ज्यादा बसाहट इसके आसपास है, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो हम लोगों के लिए खतरा था। लेकिन प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से हरिद्वार, ऋषिकेश और इस पूरे इलाके को एकदम जागृत कर दिया था और उनको तैयारी पे रखा था कि इधर पानी आएगा तो आप सब तैयार रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से नुकसान कम से कम हो इसके लिए तैयारी की गई थी और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया था इसके लिए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं। लोगों के जहन में सवाल ये था कि जो आज घटना चमोली में हुई है, कहीं अगर कुंभ के दौरान ऐसा होगा तो क्या होगा। हालांकि इस पर अथॉरिटीज ने लोगों को आश्वस्त किया है। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको आगे हम खास बातचीत दिखाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। क्या चुनौतियां उनके सामने रही और अभी आगे इन परिस्थितियों को कैसे प्रशासन हैंडल करेगा, इस पर उनसे खास बातचीत ब्रेक के बाद। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज बात करेंगे मिशन चांद की। वैसे आपको पता है कि आखिरी बार चांद पर किस सन में कौन सा व्यक्ति लैंड किया था? जी हाँ, सन था 1972, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से कोई शख्स चांद पर गया था। और उसके बाद अमेरिका ने अपने इस मिशन को, या कहें कि नासा ने अपने इस मिशन को बंद कर दिया था। यानी उसके बाद न ही किसी और देश की कोई स्पेस एजेंसी वहां पर लैंड की। लेकिन अब 2024 में नासा वापस से इस मिशन को शुरू करने वाला है और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि इस मिशन में महिलाएं भी शामिल होंगी। यानी कि इस बार नासा चांद में सिर्फ टहलने नहीं बल्कि ठहरने के लिए भी जा रहा है। जी हाँ, इस दशक के अंत तक नासा चांद पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस बनाने की तैयारी में, यानी कि चांद पर लंबे वक्त तक इंसान की मौजूदगी रहे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है, जिसके लिए बाकायदा एक टीम भी तैयार की गई है। और इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है आर्टेमिस। और आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 18 लोगों को चुना गया है, यानी कि 18 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है, जिनमें आधी महिलाएं हैं, आधे पुरुष हैं। और इनमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिस पर आप और हम सभी लोग गर्व करेंगे, वो है राजाचारी। तो राजाचारी का पूरा नाम है राजा जॉन वुरपतूरचारी। राजाचारी इस लिस्ट में भारतीय मूल के इकलौते एस्ट्रोनॉट होंगे। तो राजाचारी के बारे में थोड़ी और जानकारी हम आपको दे देते हैं। 2017 में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास में इनको सिलेक्ट किया गया था और इससे पहले F-35 इंटीग्रेटेड टेस्ट फोर्स के डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं। राजा ने 1999 में यूएस एयरफोर्स एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की